हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग पता है कि इस चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत की गई है, जिसमें डेली रूटीन के माध्यम से आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। इसमें डेली रूटीन आप लोगों को दिया जाता है एक दिन पहले, और अगले दिन जो है उसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी का असेसमेंट कर सकते हैं और आगे जो है अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? शहाबुद्दीन चुप्पू। तो ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी मलेशिया और डी सऊदी अरब। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा बी बांग्लादेश। तो हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, देश के उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार ने निम्न में से किस योजना को चलाया है? ऑप्शन है ए देश सुरक्षा कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय प्रहरी योजना, सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डी नेशनल विलेज कार्यक्रम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो देश के उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 दिसंबर 2022 में दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में टेली घनत्व के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी बिहार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी दिल्ली। तो टेली डेंसी के मामले में जो है, टेली डेंसी मतलब क्या होता है? टेली घनत्व के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पे कौन सा है? तो दिल्ली है। वो राज्य के मामले में बात करें या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में बात करें, दोनों मिला के दिल्ली है, जिसमें लगभग 271 जो है प्रतिशत यहाँ का टेली डेंसी है। और अगर सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे जो है वो बिहार है, जिसका टेली डेंसी कितना है? लगभग 55% है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कितने राशि का बजट जारी किया गया? ऑप्शन है ए 2,61,340 करोड़, बी 3,60,540 करोड़, सी 2,61,885 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2,61,885 करोड़। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने राशि का बजट जारी किया गया? 2,61,885 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी शहरों में सम्राट अशोक भवन बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सभी शहरों में सम्राट अशोक भवन बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये बिहार सरकार के बजट में ये पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं? ऑप्शन है ए 74, बी 80, सी 124 और डी 148। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी 148। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि देश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं? तो 148 एयरपोर्ट हैं। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ ने इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शन है ए शाहिद कपूर, बी अक्षय कुमार, सी अजय देवगन और डी आयुष्मान खुराना। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी आयुष्मान खुराना। तो हाल ही में बॉलीवुड के अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, उनको यूनिसेफ ने इंडिया में राष्ट्रीय राजदूत उसका जो है नियुक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसमें? विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी BVR सुब्रमण्यम, सी परमेश्वरन अय्यर और डी रुचिरा कंबोज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी परमेश्वरन अय्यर। तो हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी जहांगीर। तो थॉमस रो जो है वो मुगल शासक जहांगीर उसके दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस डच पर्यटक ने जहांगीर के शासनकाल के शासन पद्धति के बारे में विवरण दिया था? ऑप्शन है ए निकोलो मनुची, बी पीटर मुंडी, सी थॉमस रो और डी फ्रांसिस्को पिलसर्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी फ्रांसिस्को पिलसर्ट। तो फ्रांसिस्को पिलसर्ट जो था वो डच पर्यटक था और वो जहांगीर के शासनकाल में आया था और जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासन पद्धति के बारे में विवरण दिया था। तो इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं? एक तो फ्रांसिस्को पिलसर्ट कहाँ का यात्री था? डच पर्यटक था।
दूसरा ये कि वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और तीसरा जो है इसने क्या किया था कि जहांगीर के शासनकाल के बारे में बताया था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन है ए कलीम, बी कुदसी, सी काशी और डी मुनीर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ए कलीम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रशासन के दौरान किस जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए नाडू, बी वलनाडु, सी मनसब और डी सरकार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सरकार। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन है ए जजिया, बी है जक़ात, सी खम्स और डी भू राजस्व। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भू राजस्व हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो था आपका भू राजस्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मंदिर कला, बी चित्रकला, सी युद्ध कला और डी मूर्ति कला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी चित्रकला। तो जो किशनगढ़ शैली है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? किसको क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट। ऑप्शन है ए मिथिल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी एसिटिक अम्ल और डी आपका नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी एथिलीन, सी आइसोप्रीन और डी पॉलीक्लोरीन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है ए यूरिया, बी कार्बनिक अम्ल, सी ग्लिसरॉल और डी मेथनॉल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी ग्लिसरॉल। तो निम्नलिखित में से जो है विस्फोटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 22 मार्च 1912, बी 1 अप्रैल 1912, सी 1 अप्रैल 1936 और डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 1 अप्रैल 1936। आप लोगों को पता है कि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था। और उस समय क्या हुआ था कि बंगाल से अलग करके इसको पृथक प्रांत की दर्जा दी गई थी, लेकिन उड़ीसा जो था बिहार के साथ में ही था। और इसी कारण से जो है 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। फिर 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। ये पता है आपको। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर और अंतिम प्रश्न, गुप्त वंश का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है ए 78 ईस्वी, बी 151 ईस्वी, सी 320 ईस्वी और डी 540 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 320 ईस्वी। तो गुप्त वंश का आरंभ कब से माना जाता है? 320 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को देखा। उम्मीद है कि आप लोग इसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे और आगे भी निरंतरता बनाए रखेंगे और बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए अब डे 11 के रूटीन को देखते हैं। उसमें आप लोग को हिस्ट्री में मुगल वंश पढ़ना है, क्योंकि एक तो ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है और दूसरा इससे परीक्षा में जो है अगर मध्यकाल की बात किया जाए मिडिवल हिस्ट्री की, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना सल्तनत काल से और मुगल काल से अधिक होती है। ठीक है, दूसरा है कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन के बारे में साइंस में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है बिहार स्पेशल में बिहार के कालक्रम को पढ़ेंगे और करंट अफेयर में जो है फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, कल फरवरी के करंट अफेयर का तीसरा दिन होगा और इसी के साथ जो है हम लोग फरवरी का करंट अफेयर खत्म करके फिर परसों से मार्च के करंट अफेयर को देखना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और जो है अपनी तैयारी को एक ऐसी दिशा दीजिए जिसमें कि आप लोग परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।